क्योंकि शहर में कोई भी आदमी आता है, सामान लेने के लिए आता तो आखिरकार कहाँ जाता? दुकान में जाता है, व्यापारी के पास जाता है, व्यापारी के पास जाता है। ठीक है, वो उस तरह से बात नहीं कह सकता है, लेकिन उसके बावजूद अपने तौर तरीके से वो एक संपर्क में रहता है। संपर्क के साथ साथ अपनी बात बहुत सारे लोगों तक बैठे बैठे पहुंचा सकता है। देखिए, पार्टी के जब कार्यकर्ता हैं हम, तो स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के हमको अपने काम करने के तरीके को जो है थोड़ा प्लान करना चाहिए। हम किस तरह से नए लोगों को जोड़ सकते हैं, किस तरह से नए लोगों के बीच में बात कह सकते हैं, किस तरह से हम केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार के योजनाओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं मंडी में पढ़ता था तो हमारे वहां पर एक ब्यूटी पार्लर था, यानी कि हेयर ड्रेसर था, आजकल ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। तो वो तो संडे को भी बंद नहीं होता है, आपको मालूम, संडे को तो ज्यादा काम उनके पास होता है। और समय बाहर देने के बजाय उन्होंने कहा कि मैं अपना काम अपनी दुकान में बैठकर कैसे कर सकता हूं। इसके लिए उन्होंने बड़ा प्लान किया। प्लान करने का मतलब कि भाई ऐसा नहीं, उसने कहा कि जितना समय मैं दुकान में रहूंगा, मैं कुछ ना कुछ पार्टी के लिए कहता रहूंगा, करता रहूंगा। अब जो भी कोई वहां पर बाल काटने के लिए आता था, शेव करने के लिए आता था, और वो शेव में वो साबुन मुंह पर लगा करके अपना शुरू कर देते थे। आज अटल जी ने ऐसा कर दिया, आज अडवाणी जी ने ऐसा कर दिया। आज देखिए, आज अखबार में खबर पढ़ी आपने, देखिए अडवाणी जी ने ये कहा। उस वक्त अटल जी और अडवाणी जी का वक्त था। अब कई बार वो ऐसी परिस्थिति के मतलब जो सामने वाला वो अब शेव छोड़ के तो उठ सकता नहीं है, लेकिन उसने पूरा जितना जो समय उसके पास होता था, पूरा समय जो है अपनी बात को 4-6 चीजें 8 चीजें उसने निकाल करके रखी होती, याद करके रखी होती थी, टका टक करके जो अपने आप बोलता था। एक दिन मैं भी वहां पर था, तो हमें मालूम था ये करता है, हमें भी वही सुनाता रहता था वो। एक दिन मैंने उनको कहा कि भाई यार, तू जिसकी शेव कर रहा था वो विशुद्ध कांग्रेसी है, कांग्रेस का नेता है, तो उसके बावजूद तुम उसको भी नहीं छोड़ रहे हो। कि भाई ऐसा है कि मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है। अब उनको शेव करने के बाद उन्हें शुरू कर दिया देश के लिए। देखिए अटल जी ने किस तरह से बेहतर ढंग से सारा गठबंधन चलाया हुआ है। परमाणु की घटना का जिक्र कर दिया, बहुत सारी चीजों का उन्होंने जिक्र कर दिया। और ये करते करते मैंने कहा वो क्या सोच रहा है, वो जो मर्जी सोचे, लेकिन मुझे जो अपना धर्म निभाना है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बाहर जाकर नहीं कर सकता हूं, मैं यही कर सकता हूं। और दूसरी बात यह है कि जब बैठा है तो वो उठ कैसे सकता है, बोलते हैं, जब तक उसकी हजामत पूरी नहीं हुई। तो इसलिए मुझे अपना काम यही बैठे बैठे करना है, नियमित रूप से करना है, डेडिकेशन के साथ करना है, समर्पित होकर के करना है। तो ये मैं आप सबके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं कि आप अपना काम दुकान में करिए, बेहतर ढंग से करिए, लेकिन उसके साथ साथ में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इस प्रकार से ही करिए, क्योंकि अब ग्राहक को नाराज करके भेजना वो भी उचित नहीं है। लेकिन अपनी बात किस तरह से रख सकते हैं, रास्ता निकालना चाहिए, प्रभावी ढंग से हम बात कैसे कर सकते हैं, ये करना चाहिए। ये मैं बात बहुत मतलब साधारण सी बात कह रहा हूं। इसलिए ऐसा नहीं है कि व्यापारी सक्रिय होकर के काम नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन उसके समय की एक व्यवस्था है, एक उसके हिसाब से उनको सोचना और प्लान करने की जो जरूरत होगी। मुझे पूरा भरोसा कि आप सारी चीजों को लेकर के करेंगे।
देखिए, एक चीज को लेकर के हम आज एक ऐसे दौर पे हैं कि देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में देश के अंदर तो लोकप्रिय है ही, लेकिन दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज अगर कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, तो वो नाम एक है, नरेंद्र मोदी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति पर कुछ आ गया। अगर हम 9 साल के कार्यकाल का हम जिक्र करें तो स्वाभाविक रूप से जिक्र उस 10 वर्ष के कार्यकाल का भी होता है, जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले यूपी की सरकार 10 वर्ष तक रही। क्या छवि थी भारत की दुनिया के मानचित्र पर? क्या ये सत्य नहीं है कि भारत की आर्थिक परिस्थितियां खराब होती जा रही थी, आर्थिक रूप से भारत पिछड़ता जा रहा था? क्या ये सत्य नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कोई पहचान नहीं थी? आज मुझसे पहले जिस बात का जिक्र किया, आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी भारत बन गया, और ये तभी हुआ जब बहुत बड़े ठोस निर्णय लिए गए, नए नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व के माध्यम से, नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से। ये सरल नहीं है, सहज नहीं जिसको हम कह सकते। इतना बड़ा कोविड का संकट, उसके बावजूद भी उस कोविड के संकट में भी अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करके अपने उस संकट का सामना करने के लिए अगर हिम्मत जुटाई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो बड़े क्रॉनिक इश्यूज थे, जिनको हम हमेशा बोलते थे कि ये तो समाधान होने वाला नहीं है, धारा 370 समाप्त नहीं होगी, राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण नहीं होगा, 35A का समाधान नहीं होगा, यही सोचते थे। लेकिन वक्त आया, दौर ऐसा आया जब नेतृत्व मजबूत देश को मिला, तो हमारी आंखों के सामने ये चीजें होते हुए देखी हमने। अब प्रश्न हमारे सामने इस बात का भी आ रहा है कि अब राम मंदिर भी का कम वो भी हो गया, धारा 370 भी समाप्त हो गई, अब क्या होगा? तो मुद्दे ही नहीं रहे। और सही में मैं कह रहा हूं कि जो ऐसे बड़े मुद्दे थे, जो कई वर्षों से जिनका समाधान होना था, उनका समाधान तो हो गया, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। डेवलपमेंट पे आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद फोकस किस प्रकार का रहा। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जापान के दौरे पर जब गए, तो बुलेट ट्रेन में वो बैठे और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि मेरी इच्छा है कि भारत के अंदर भी इस प्रकार से टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए हम इस दिशा में काम करें। प्रयास बनाया, मजाक बनाया पूरी दुनिया, पूरे देश के हमारे विपक्ष के नेताओं। ये भारत है, ये जापान नहीं हो सकता। हाँ, ये भारत है, जापान होना भी नहीं चाहिए, भारत भारत ही रहना चाहिए। लेकिन भारत उससे पीछे कैसे रह सकता है? अब चीजों में उस दिशा में रफ्तार पकड़ी है। आज वर्ल्ड क्लास की ट्रेन वंदे भारत 20 ट्रेन भारत के अंदर शुरू हो गई, जो वर्ल्ड क्लास सुविधा के साथ जो है वो तेज रफ्तार के साथ चल रही। आखिर विजन तो था, आखिर दिशा तो वही थी, उसी दिशा में जाने का निर्णय था। ये कहने से संभव नहीं, ये करने से संभव हुआ है। एक दौर वो था कि जब कहीं भी
बम धमाका कहीं भी सुनने को देखने को मिल जाता था। दिल्ली में बम धमाका, मुंबई में बम धमाका, इतने घुसपैठिए आ गए। लेकिन आज के इस दौर में देखिए आप, भूल गए उस दौर को ही हम कि बम धमाका भी हुआ करता था। कारण कि एक मजबूत नेतृत्व देश को मिला और जो लोग इस तरह की जरूरत करते थे वो लोग आज उनको एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो वो बचेंगे नहीं, पाताल से भी खोद ढूंढ करके लाएंगे। ये इस प्रकार की उनके दिमाग में बैठ गई बात। ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये सारी चीजें ये सहज रूप से इन घटनाओं को हम, चाहे हमारे कांग्रेस के नेता, दूसरे विपक्ष के नेता कुछ भी कहें, लेकिन ये छोटे विषय नहीं, बड़े विषय थे कि अगर भारत के साथ आप अच्छी से रहना चाहते तो रहिए। अगर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के अंदर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो भारत के अंदर भी मारे जाओगे। अगर भारत के अंदर नहीं होंगे, जहां होंगे वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। ये बदलता भारत है, ये बहुत बड़ा एक संदेश आज के दौर में। आप अंदाजा लगाइए कश्मीर कितने वक्त तक पर्यटन की गतिविधियों से महरूम रहा, लेकिन आज देखिए वहां पर टूरिस्ट वहां पर चप्पे चप्पे पर है। क्योंकि परिस्थिति बदली, वहां पर घटनाएं घटित होती है, लेकिन छुटपुट घटनाएं होती है, लेकिन बड़ी घटना को जो अंजाम देने वाले आज के इस दौर में मिलते नहीं। छोटे छोटे विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने सहज रूप से कुछ चीजें शुरू में की। जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी ने एक बात कही कि भाई खाता खोलो, बैंक में खाता खोलो। सब लोग हंसने लगे, खाता खोल करके क्या करेंगे हमारे विपक्ष के लोग? क्या मोदी जी पैसा डालेंगे उसमें? 48.5 करोड़ के लगभग खाते भारत के अंदर जो है जनधन के अंतर्गत खोले गए। 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा आज उन खातों में जमा है और कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी इस बात का जिक्र करते थे, अगर मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। आज दौर यह है कि अगर 1 रुपये मोदी जी भेजते हैं तो उस व्यक्ति तक 1 रुपये उसके बैंक के अकाउंट में पहुंचता है। यह अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हम बहुत सारी चीजों का आप जिक्र कर सकते हैं। आदमी की एक जरूरत होती है कि मकान अपना होना चाहिए। 3.5 करोड़ मकान भारत के अंदर बना करके तैयार किए और 70% महिलाओं के नाम